नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार फिरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर चंद लाइनें हैं कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। वाह वाह, क्या समझो वहां फलदार सजर कोई नहीं है, वो सहन की जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी का, इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी का, इस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता। वाह वाह। हैरान है कई रोज से ठहरा हुआ पानी, हैरान है कई रोज से ठहरा हुआ पानी, तालाब में अब क्यों कोई कंकर नहीं गिरता। वाह वाह अब सर कल राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पे बहस हो रही थी, जी। तो हमारे गृह मंत्री जी हैं मोटा भाई अमित शाह जी, तो उन्होंने एक बयान दिया। अब इसे इत्तेफाक कहें, संयोग कहें, प्रयोग कहें, जो भी कहें, उन्होंने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और भगवा आतंकवाद कांग्रेस का झूठा सिद्धांत था। और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो। और इस बयान के आने के बाद आज मालेगांव मामले में फैसला आया, सातों आरोपी बरी कर दिए गए। एनआईए की जो जांच रिपोर्ट थी उसे धत्ता बता दिया लोअर कोर्ट ने। और इस पूरे मामले में सर 4 जज बदले गए अब तक और 3 जांच एजेंसियां बदली गई। अब सर अगर हिंदू आतंकवादी होता नहीं होता तो बात की बात है, तो अभी पिछले दिनों बॉम्बे ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट वाला भी फैसला इसे आया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। तो सर महात्मा गांधी की हत्या की थी हमारे ख्याल से नाथूराम गोडसे ने, शायद हिंदू ही था वो, तो क्या वो हिंदू नहीं था और उसको क्या आतंकवाद की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता थे, उनकी हत्या करना आतंकवाद से क्या कम था सर? क्या कहेंगे सर? देखिए, आपने तो बहुत ही गहरी टिप्पणी कर दी है और इसमें अब कुछ कहने लायक बचा ही नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने कहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, राज्यसभा में कहा। हाँ, तो क्या मुसलमान होता है? नहीं, क्या धर्म होता है आतंकवाद का कोई? यही बात मैं कहने जा रहा हूँ। जो गलत है, चाहे वो दहशतगर्दी में पकड़ा जाए, आतंकवाद की घटना में पकड़ा जाए, उसका कोई धर्म नहीं होता। उसका धर्म सिर्फ अपराध करना, और वो अपराधी है। उसको किसी भी धर्म में कोई अपराध करना नहीं सिखाता, न सिख, न मुस्लिम, न हिंदू, न ईसाई, कोई नहीं। अब ये मालेगांव की घटना जो हुई है जी, 17 साल बाद आया, 17 साल बाद आया है, उसको लेकर के तमाम बयान हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर आया कि कांग्रेस माफी मांगे, वो सनातन हिंदुओं को आतंकवाद के नाम से जोड़ करके कहती है, देखती है, इस तरह के बयान आ रहे। इस तरह से कहना बिल्कुल गलत है। तो सनातन धर्म का ही सम्मान है, हिंदुओं का सम्मान के खिलाफ बोला जा रहा है कि वो कैसे हो जाएगा कोई आतंकवादी। हिंदू हिंदू और मुसलमान या सिख ईसाई कोई आतंकवादी नहीं होता। जो आतंकवादी बनता है या होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, अपराध का कोई इजाजत नहीं देता धर्म। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर मालेगांव के सारे लोग बरी हो गए हैं तो उसमें कोर्ट ने तो इसलिए बरी किया है कि उसको उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। वही जो मुंबई बम ब्लास्ट वाले में हुआ, मुंबई बम ब्लास्ट में हुआ है। और मेरा ख्याल है कि अब ये दोनों को लेकर टकराव ये शुरू हो गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए कि जब वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट वाले में वो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, फडणवीस वहां पहुंच गए हैं। उनकी सुप्रीम कोर्ट की इनकी सजा कैसे हो गई, कोर्ट ने जो है इनको कैसे माफ कर दिया, ये तो दोषी हैं। तो अब ये सवाल उठेगा कि ये मालेगांव के लोगों के लिए भी ये बात उठेगी। ये बात ओवैसी ने भी उठाई है। ओवैसी ने कहा भी है कि 6 लोग मर गए, और जब इन लोगों को पकड़ा क्यों था? अगर ये नहीं थे तो पकड़ा क्यों था? हाँ, इसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उसने जो है कैसे पकड़ लिया भाई सबको? अब सर एटीएस ने शुरू की थी, कर्नल पुरोहित और ये तक आ गया मामला। तो अब वो इतने दिन तक जेल में रहे और फर्जी जेल में रहे।
भाई किस आधार पर आपने इनको भेजा था? तो उनको सजा मिलनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन वालों को। अब सर सोचिए उस समय 17 साल पहले जब घटना हुई थी 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 लोग घायल हुए थे। 100 लोग घायल। अब सर जो पीड़ितों के वकील हैं साहिर नवीन अंसारी, उनका कहना है कि हम हाई कोर्ट इसके खिलाफ जाएंगे और कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करो कि जो लोग मर गए हैं उनको 2 लाख रुपया दे दो और जो घायल है 50,000 रुपया दे दो। ये हमारे देश में बहुत अच्छा चलन चल गया नहीं, है। अब ये चीज देखिए, मैं तो कोई कह रहा मर हूँ। जाए, कोई घटना हो जाए, आंकड़ा बता दो, हाँ, वो कर दो, रुपया दे दो, पैसा दे दो, खत्म हो गई बात। और ये चीज देखिए, ये तो जो हिंदू आतंकवादी नहीं होते, ये सब कह के माहौल बिगाड़ने वाली बात की जाती है। अरे हिंदू धर्म बहुत सम्मानित और हर धर्म बहुत सम्मानित है, कैसे उसका आदमी जो है आतंकवादी बन जाएगा, वो बन जाएगा? जो अपराधी है, जो अपराध करता है, उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। उसको जो अगर आतंकवादी की तरह काम करेगा तो आतंकवादी कहलाएगा, उसका कोई धर्म नहीं है। अब सर हमको नहीं समझ में आया कि हिंदू आतंकवादी होता है नहीं होता है तो बात की बात है। जो मॉब लिंचिंग में मारे जाते लोग तो वो क्या आतंकवाद किसी ने नहीं माना जाएगा? अरे आज उनका जो सुबोध कुमार का आया, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को मार डाला गया था, हाँ वहां पर हाँ फैसला आया है। फैसला आया, वो मॉब लिंचिंग को बचाने में गए थे बेचारे, उनको मार दिया। हाँ। अब उसमें उस घटना में क्या था वो कि कौन लोग मार रहे थे, किसको मार रहे थे? है, हो सकता पुलिस है इंस्पेक्टर को इसलिए मार दिया कि जिन लोगों को घेर के मार रहे थे वो उनको बचाना चाहता था। असल में सर है क्या कि देश की दशा और दिशा जस्टिस लोया की हत्या कह लीजिए या उनकी मृत्यु के बाद से ही बदल चुकी है। अब कुछ भी कहीं भी हो सकता है और समरथ को नहीं दोष हो सकता। अब ये आतंकवाद को हिंदू से जोड़ करके, मुसलमान से जोड़ के, सिख से, ईसाई से, ये तो गलत है। जो जैसा है वो अपने अपराध का दंड भोगेगा। अब सर कल संसद में बहस हो रही थी तो प्रोफेसर मनोज झा साहब का हमें बड़ा अच्छा लगा। खाली सरकार 2 दिन तक चिल्लाती रही, कल अमित शाह चिल्लाते रहे, खाली 26 लोगों का नाम लिया, उसके अलावा कोई मरबे नहीं किया। सेना के कितने लोग मर गए उनका कोई नाम नहीं, उसके अलावा जो और लोग मारे गए उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। और इसके नाम पे जो कश्मीर के बच्चे थे सर, देश के अलग अलग क्षेत्र में रहते थे, हॉस्टल में, हमारे लखनऊ में बहुत सारे लोग बादाम ड्राई फ्रूट बेचते हैं, उनको कैसे प्रताड़ित किया गया, भगा दिया गया, उनका कमरा छीन लिया गया, हॉस्टल से भगा दिया गया, उसका कोई जिक्र नहीं। बस वो विजय उत्सव मना रहे हैं। इस तरह की गतिविधियों को कोई जिक्र नहीं किया गया। इस तरह की गतिविधियों को क्या कहा जाए? हाँ, ये क्या है? और हमारे बेशरम क्या कहें उनको, हमारे महामानव जो हैं वो गए विजय उत्सव मनाने का पर्व है। ये जो घटनाएं घटी उसके परिप्रेक्ष्य में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं, न कश्मीरी लोगों का जिक्र। ऑपरेशन सिंदूर पर जो इतनी सारी बहस हुई है, अलग अलग लोगों ने, सब ने अपने अपने तरीके से किया है। हमें प्रोफेसर मनोज झा साहब की बात बहुत अच्छी लगी और संजय सिंह ने भी बहुत अच्छा कहा था। और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन का भी हमको बहुत अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इतने लोग मारे गए और हमारे रक्षा मंत्री, बल्कि वो उसी आवाज, बुलंद आवाज में बोली कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास वो है। बता दिया पेंशन, लेकिन क्या क्या नहीं, उसके बावजूद आपसे साथ ये हो रहा है। अरे आप क्या कर रहे हैं? इतने लोग मरे, एक बार आपने माफी नहीं मांगी? कुछ नहीं। जो लोग मरे हैं, 26 परिवार, 28 परिवार जो भी है, उनसे आपको क्षमा मांगनी चाहिए थी कि मेरी चूक है। क्या इस्तीफा और माफी नहीं होती है? जया बच्चन ने बहुत ही उसमें मार्मिक, उसमें बहुत ही कल प्रोफेसर मनोज झा ने एक बात और बड़ी अच्छी कही थी सर, कहा कि भैया आप हर चीज में नेहरू को ले आते हो, हम तो कह रहे हैं कि नेहरू जी पे मुकदमा कर दो कहीं किसी कोर्ट में और कहो कि नेहरू जी हाजिर हो, अब उन पर मुकदमा ले लो, अपना गुनाह का सारा अपना भी ले आओ, जी भर का हिसाब किताब कर लो, मुक्ति मिल जाए। अब ये हिंदू मुसलमान करना, जिनकी कोर्ट में हर आदमी ने कहा, जया बच्चन ने तो यहाँ तक कहा कि सिंदूर तो मिटाया गया ना, आप ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा लेखक बड़े अच्छे ऐसा लंबा लंबा नाम देते हैं, पता नहीं क्या क्या। अब सर हमारे उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से एक सांसद है भाजपा के, पहले भोजपुरी पिक्चरों में, हिंदी पिक्चरों में भी काम किया है उन्होंने, अभी है अभी सांसद हैं, रवि किशन जी। तो उन्होंने गुरुवार को शून्यकाल के दौरान आज खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मात्रा और मूल्य का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा, उन्होंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया समोसे का, यानी उनको समोसा बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने समोसे का उदाहरण देते हुए कहा कि कहीं समोसा छोटा मिलता है तो कहीं बड़ा, वो कहीं सस्ता होता है तो कहीं महंगा। तो रवि किशन ने कहा कि इसे जनहित से जुड़ा अहम मुद्दा माना जाए। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में लाखों की संख्या में होटल और ढाबे हैं, जहाँ हर दिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं, लेकिन इन जगहों पर खाने पीने के सामान की गुणवत्ता, मात्रा और कीमतों का कोई मानवीकरण नहीं किया गया। क्या कहेंगे सर?
अब देखिए, हमको तो लगता है कि पहल तो उनकी अच्छी है। ये पहल, हाँ, ये अच्छी है उनकी। और खान पान में सही कह रहे हैं, कहीं वही चीज़ 100 रुपए की है तो कहीं 150 की है, कहीं 200 की है, हाँ कहीं 400 तक की है। हाँ पता चला सिर्फ दाल तड़का हाँ, उन्होंने उदाहरण दिया, कहीं कहीं 100 ढाबे की पर, है, कहीं, हाँ, कहीं कहीं। 120 की है। आदमी के लिए एक मानक तय होना चाहिए खान पान में। और ये बड़ा अच्छा उनका मुद्दा। लेकिन हम रवि किशन जी से ये भी कहना चाहेंगे कि रवि किशन जी, काश स्कूलों के बंद होने पर उठाए होते ये बात, और उसकी हम्म, फीस को लेकर उठाए होते, क्योंकि योगी जी ने अभी उनसे साथ बैठ के काफी अच्छी बातचीत की। अरे तो घर वर बना लिए कहीं, नाले वाले पे कोई योगी जी बता रहे थे कुछ। आज कोई गिरवाना था। हाँ हाँ, क्या चाहते हैं आप, उनका अच्छा, घर वर गिर जाए क्योंकि तब। 5,000 विद्यालय बंद होने की हाँ, बड़ी तकलीफ, बहुत इसीलिए तो सोशल। समोसा पा गए वो सीधे, हाँ, तो छोड़ो वो तो मामला कुछ खत्म नहीं, करो। लोग समोसे ही पा गए। अब सर ट्रम्प ताऊ ने तो काम कर दिया, मोदी जी ने तो बड़ा इज्जत रखी ट्रम्प ताऊ की, संसद में नाम नहीं लिया तो नहीं लिया ट्रम्प का। अब सोच रहे थे कि ट्रम्प ताऊ हो सकता है कि टैरिफ 10% या 15% पे कर दें। अब ट्रम्प ताऊ ने कल ऐलान कर दिया 25% टैरिफ लगाएंगे भारत पर। हम्म, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने भी भारत पे शिकंजा कस दिया है। जो नायरा कंपनी है तेल की, हम्म, रसिया से तेल मंगाते थे, इनके 3-3 जहाज समुद्र में खड़े हैं। हाँ, यूरोप आने नहीं दे रहा है भारत, तो चौतरफा गिरे हुए हैं मोदी जी, और उनके दोस्त ने तो काम लगा ही दिया काम बंद कर दिया, पच्चीस कंपनी को परसेंट अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीज ने, कर दिया कम से हाँ सीज कर दिया है, ने कहा है आज कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर कहा है कि भारत को मृत अर्थव्यवस्था बताया था ट्रंप ने। उस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह बयान सच्चाई को दर्शाता है जिसे केवल भारत सरकार ही मानने से इनकार करती है। ट्रंप के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हाँ वो सही है, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई ये जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फैक्ट सामने रखा। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये तो बात सही है राहुल गांधी की कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गई है, बहुत ही हाँ, बुरी युवाओं का स्थिति भविष्य बर्बाद हो रहा है। है, नौकरियां लेकिन नहीं है। ट्रंप ने तो असल में धमकाया था ये कह के कि रूस से चीन और भारत अगर तेल लेता है हम्म तो उसकी पहले ही से बिगड़ी अर्थव्यवस्था, यानी भारत को कहा था कि उसकी पहले से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को हम और तबाह कर हम्म देंगे, इतना टैक्स लगा देंगे, इतना वो कर देंगे हम्म कि वो कहीं का नहीं रहेगा। तो इस बात को ये कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने ये कहा है कि इससे जो है हमारे प्रधानमंत्री को चेतना चाहिए और कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के मामले में। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं कह रहा था, कम से कम ट्रंप ने कहा है, तो मुझे ये खुशी है हम्म। कि प्रधानमंत्री इससे चेतेंगे। अब सर ट्रम्प ने कल एक चीज और कही थी, बड़ा चौंकाने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था, ट्रम्प ने अपने उस पर लिखा था ट्रुथ पे, हम्म, कि हमने पाकिस्तान के साथ एक नया समझौता किया है। इसके तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडार का विकास करेंगे, यानी कि पाकिस्तान में तेल मिलेगा। या हबीबी, हम उस तेल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में है जो इस पार्टनरशिप का नेतृत्व करेगी। और एक लाइन ये बड़ी मजेदार है, कौन जानता है शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। ट्रंप ने कहा है। क्या तेल बेचे, या हो सकता है भारत आयात करे, हाँ हाँ, अब भारत तेल खरीदे बेचने लायक बचबे किया है पाकिस्तान। अब सर उत्तर प्रदेश में ये 5,000 स्कूल वाला मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। हम्म, तो योगी सरकार के सरकारी स्कूलों के मर्जर वाले फैसले पर सियासी हंगामा तो मचा हुआ है। इस बीच यूपी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर बड़ा फैसला लिया है। जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, कल्याण सिंह जी के पोते, उन्होंने कहा है कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किसी भी स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अगर किसी स्कूल में 50 से अधिक छात्र हैं तो उसे भी मर्ज नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि पेयरिंग की व्यवस्था के अंतर्गत 10,000 विद्यालयों को चिन्हित किया गया था। यह प्रक्रिया लगातार 1 महीने से चल रही है। जिला स्तर में सभी अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। ये सारी चीजें कहीं, क्या लग रहा है सर, इससे कुछ राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब देखिए, थोड़ी वैसे थोड़ा मामला कोर्ट में भी है। थोड़ा थोड़ा सरकार पर दबाव बढ़ा है। सोशल मीडिया पर मैं कल एक देख रहा था कि एक बाबा नुमा कपड़ा पहने, वो तो नौजवान टाइप के थे लेकिन पूरा गरबा वस्त्र पहने थे और चट्टी वट्टी पहने थे उसी टाइप की, बोल के वो भी बाबा ही लग रहे थे, साधु ही लग रहे थे। वो इस्कॉन के थे, इस्कॉन के आपने थे, भेजा था, हमने अच्छा, देखा। हाँ। तो उन्होंने बहुत ही बच्चों को बिठा के जो मार्मिक दृश्य दिखाया है। हाँ, एक कि वो बच्चे का ताला उन्होंने, लगा है। हाँ, एक बच्चे का उन्होंने तलवा दिखाया जिसमें छाले पड़ गए, कट गए हैं पानी हाँ, जाना में। पड़ रहा है। वो जिस रास्ते से वो आती वहाँ पानी भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि लेकिन उसके बावजूद वो आती है, उसका उसने पैर उठा करके तलवा दिखलाया, इसमें जगह जगह कट गया है पानी से।
और कहा कि उस बच्चे से पूछा कि तुम बताओ विद्यालय बंद होना चाहिए? नहीं, अगर बंद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो उन्होंने विद्यालय के पास ही बिठा के बच्चों से ये बात कराया और ये सरकार को से कहा कि आप विद्यालय न बंद करिए, क्योंकि यहाँ पर फिर यहाँ पर जुआ ताश ही होगा, वही होगा इस भवन में और निश्चित कुछ है। नहीं होगा। वो जुआ खेला जाएगा, वहाँ ताश होगा, चोरी का तो सामान उन्होंने बांटा जाएगा, बहुत ही मार्मिक अपील और की लोग है। कंडा रखेंगे, गाय हाँ। बांधेंगे, यही होगा। तो ये दिखाया है, हो सकता है सबका असर सरकार पर पड़ रहा हो। पिछले दिन पड़ जाए तो अच्छी बात आप है। लोग हम लोगों ने भी इस तरह की हाँ, बातें कई कही कई बार भी उठाया था इशू। कि स्कूल आए कैसे। सबसे बड़ी चीज तो यही है, विद्यालय है में बच्चे तो क्या करने, स्कूल जाए बच्चे, 5 किलो राशन मिल रहा है, खाएं, और तो किसान सम्मान निधि मिल रहा है, पहुआ पिए उनके पढ़ पास। जाएंगे तो नौकरी पढ़ जाएंगे तो नौकरी मांगेंगे, मोदी जी नौकरी कहाँ लाएंगे। अब सर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कल एक डाटा रखा संसद में कि 2018 से 22 के बीच अदालतों ने कठोर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए, जेएनयू के बहुत सारे स्टूडेंट उसी में बंद हैं, के तहत दर्ज केवल 2 मामलों को रद्द किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस अवधि के दौरान यूएपीए के तहत 6,503 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाला तथ्य है, जिनमें से महज 252 को दोषी ठहराया गया। क्या कहेंगे सर, मतलब बटोर लिया झुआ पर, 2 मुकदमे खत्म कर दिए, बस ये कर पाए अभी तक 6,503 में। अब देखिए, जो ये इतना सख्त कानून है कि छोटा सा भी आपसे गलती होती है उस धारा से के दायरे में आने में, तो आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। उसमें जमानत का भी जल्दी प्रोविजन नहीं है। हाँ, नहीं है उसमें। तो आदमी को बहुत सी तकलीफ झेलना पड़ती है खाली ट्रायल में। अकेले यूपी से सर 2,162 हैं, और उसमें जो है ट्रायल में जो लोग फंसे हैं लंबे समय से, जब तक जो उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक उनकी जमानत नहीं हो पाती। तो इस तरीके से बहुत ही न सिर्फ कठोर कानून है, बल्कि जो भी इसमें फंसता है उसके लिए मुश्किल हो जाती बाहर। हाँ, ये आप सही कहे, यूपीए बहुत गजब कहानी है। सरकार को देखना चाहिए। अब ये कैसे कहा जाए कि कानून कठोर न रखा जाए, न रखे जाए तो घटनाएं होने लगती हैं तोड़ फोड़ की। लेकिन ज्यादातर उसका मिसयूज ही करती है हाँ, सरकार। लेकिन मिसयूज करती है कि इनको यूपीए लगा दो। जैसे आजकल हमने देखा है कि हर मामले में इनकाउंटर हुआ, हीरोइन बरामद हो गई। हाँ, ओ लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा चलता हाँ, है। हीरोइन भी मिली पहले है। कट्टा चलता था, हाँ, बरामद होता हीरोइन और था। तमंचा दिखा के ताकि जमानत ना हो। हाँ, जल्दी बेल ना हो, ये सब पुलिस का पुराना पैतरा है। अब सर, कल से 1 अगस्त है, आजादी का महीना, 15 अगस्त आने वाला है। सरकार ने नकेल कस दी है जनता की। अब 1 तारीख से बहुत सारा बदलाव होने जा रहा है सर। अच्छा। जनता जान ले भैया, फील गुड ना करो ज्यादा। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा के खर्चों, सेवाओं और डिजिटल लेन देन पर पड़ सकता है। लेकिन अब त्योहार तो इसी से अब शुरू होगा। त्योहार शुरू हो रहा है, दिवाली। हाँ, तो सरकार का भी त्योहार शुरू होने वाला है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट तक ऐसे कई बदलाव हैं जो आपकी जेब और सुविधा दोनों पर असर डालेंगे। इसके अलावा बैंक की छुट्टियां, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, सीएनजी, पीएनजी की कीमतें भी 1 अगस्त से बदल सकती हैं। अब रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में हो सकता है बदलाव सर 1 तारीख से। 1 जुलाई को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की कमी की गई थी, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अब उम्मीद है कि 1 अगस्त से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में राहत मिल सकती है। क्या कहेंगे? अच्छी बात है कि कम से कम जो है रसोई गैस में थोड़ी सरकार ने जो है राहत देने की बात कही है, क्योंकि रसोई गैस ही एक बड़ा खर्चा घर में लोगों को समझ में आने लगता है। और बाहर वो हमारे यहाँ योगी जी ने वो होली और दिवाली पे एक सिलेंडर फ्री कहा था, मिला नहीं किसी को। और ये हैरत की बात है कि जिस सिलेंडर को लेकर के इन लोगों ने कांग्रेस की हाय हाय की थी, और चुनाव का मुद्दा इनका हर जगह होता है कि 1 सिलेंडर फ्री देंगे, अब घटा देते हैं रेटवा। सिलेंडर लेकर याद है अरुण जेटली और वो सुषमा हाँ, स्वराज, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठी थी सड़क पर। तो आज वो बताइए तिगुना रेट हो रहा है उसका। अब सर, सीएनजी और पीएनजी की कीमत में भी बदलाव होगा, क्योंकि 1 तारीख को सीएनजी और पीएनजी का रेट कंपनियां बदलती हैं। अब अप्रैल में इनमें कोई बदलाव हुआ नहीं था। अब एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव होगा, यानी हवाई यात्रियों पर असर 1 अगस्त को से पड़ेगा, क्योंकि तेल तो वैसे भी यूरोपियन यूनियन ने बंद कर दिया है, तो यानी फ्लाइट किराया महंगा हो सकता है। अब आइए यूपीआई पे, सबसे ज्यादा आज की डेट में यूपीआई ही लोग यूज कर रहे हैं। दुकानदार रो रहा है, कह रहा है कैसे नहीं आ रहा है हमारे पास। हाँ, ऑटो पे खड़े, ऑटो वाले स्टूडेंट पूछते हैं वो ले लेंगे आप, स्कैनर है आपके पास? 1-1 घंटा
खड़े हैं, क्योंकि ऑटो वाले बैठाता ही नहीं है, हम खुद ही रोज झेलते हैं ये चीज। अब सर डिजिटल भुगतान को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 1 अगस्त से कुछ नए नियम लागू कर रहा है। यूपीआई पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स पर दिन में केवल 50 बार ही बैलेंस चेक किया जा सकेगा। मतलब ये नहीं कि हमेशा चेक करते रहो आप। वही किसी भी यूपीआई ऐप पर मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक खातों को दिन में अधिकतम 25 बार ही देखा जा सकेगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड से एसआईपी या ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे ऑटोपो ट्रांजैक्शन अब दिन में केवल 3 बार निश्चित समय स्लॉट में ही प्रोसेस किया जा सकेगा। सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक और रात 9:30 बजे के बाद। इस तरह सिस्टम पर लोड कम होगा और ट्रांजैक्शन फेल होने की समस्या कम होगी। चलिए तो अच्छी बात है, लिमिटेड कर दिया है कि डिजिटल में बहुत ज्यादा तो लोग नहीं, नौजवान लोग ही ज्यादा करते हैं। दुकानदार परेशान है उससे, हर दुकानदार परेशान है, ऑटो वाला परेशान है। अब सर बैंकों की छुट्टी भी लंबी है। आरबीआई के मुताबिक अगस्त 2025 में अलग अलग राज्यों और त्योहारों के अनुसार देश भर में बैंक कुल 15 दिन हॉलीडे इन अगस्त 2025 बंद रहेंगे। 15 दिन बंद, 15 दिन। इसमें स्वतंत्रता दिवस है, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ऐसे त्योहार है सर। 15 दिन बैंकों ही बंद रहेगा। महीनों तो क्या होगा, भगवान मालिक है। अब सर महीने का नहीं होगा, महीने का ही है, इसमें तो यही लिखा है सर। अच्छा। हाँ, एसबीआई में भी कई चीजें होने वाली हैं, वहां भी कुछ उलटफेर होगा। और 2 अगस्त को किसानों खाते में 20वीं किस्त भी आएगी 2000 वाली। अच्छा। हाँ, पीएम किसान योजना जो मोदी जी की चल रही है वो भी होगा। अब सर चलते चलते एक बढ़िया दिलचस्प मामला मिल गया था, तो हमने सोचा बता दे दूं कि 7 साल में 42 बार रिजेक्ट होने के बाद भी नहीं माना, 43वीं बार किया कुछ ऐसा कि गर्लफ्रेंड ने कर दिया। हाँ, ये मोहब्बत का, हाँ ये मोहब्बत का अफसाना है, यूके का है। यूके के एक सज्जन है ल्यूक विट्रिप, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सारा को 7 साल में 43 बार प्रपोज किया। 42 बार रिजेक्ट हो गए, लेकिन मानना पड़ेगा पट्टा था बहुत मेहनती, हार नहीं माना, हौसला नहीं तोड़ा। हाँ, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, फिराक साहब का दिल था, एक तबीयत पत्थर उछाला और 43वीं बार में वो मान गई। हाँ, तो 2023 में जब ल्यूक सारा को लंदन ग्रीनविच ले गया तो दुनिया का टाइम सेंटर वहीं पर घुटने पर बैठकर ल्यूक ने कहा, ये दुनिया का सेंटर है और तुम मेरी दुनिया का सेंटर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और इस बार सारा ने मुस्कुराकर हाँ कर दिया। 42 बार। ये अदा उसको पसंद आई। हाँ, ये है मतलब इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। ये आग का दरिया है और तैर के जाना है, डूब के जाना है, लेकिन मान गए इसको। 7 साल तक, 7 साल 42 और रिजेक्शन। उसने ये कहा कि इन्होंने कभी कुछ मेरा पीछा नहीं किया, हाँ, कभी कोई ऐसी वो कही। 7 साल सिर्फ प्रपोज करते रहे, खाली प्रपोज करता रहा। मान गए भाई, सैल्यूट है। अब सर एक चलते चलते 4 लाइनें हैं। कबाड़ी जी। कबाड़ी वाला आया, कबाड़ बेच दो, चिंता बेच दो, शोक बेच दो, निराशा बेचैनी मैले विचार बेच दो, कबाड़ी वाला आया, कबाड़ बेच दो। लोभ बेच दो, अहंकार बेच दो, कायरता, उदासीनता, राग द्वेष, व्यर्थ जी के जंजाल बेच दो, कबाड़ी वाला आया, कबाड़ बेच दो। नारी का तिरस्कार बेच दो, व्याभिचार, दुराचार, माँ बाप से रुष्ट व्यवहार बेच दो, कबाड़ी वाला आया, कबाड़ बेच दो। परिवर्तन का खौफ, असफलता का डर, बदले की भावना, टाल मटोल की आदत, उधार बेच दो, कबाड़ी वाला आया, कबाड़ बेच दो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।